हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टडी रिसर्च पॉइंट के माध्यम से कोशिका के बारे में जानेंगे। आखिर कोशिका से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका की जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी जीवों का जो शरीर है ना, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए कोशिका को जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कोशिका की खोज पूछेगा किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में किया था, और वो एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। जब उन्होंने कोशिका का खोज किया तो उसे एक कोसा नाम दिया। कोसा का मतलब क्या होता है? कोसा का मतलब होता है अति सूक्ष्म कक्ष। जब 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा, जिसमें जो पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। यानी माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पूछेगा माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें कोशिका से संबंधित बातों को लिखा था। उसके बाद आता है कुछ अन्य वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिका से संबंधित वाक्य को खोजा था। जैसे केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। जीव द्रव की खोज जो किए थे वो थे डुजार्डिन। लेकिन जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव का नामकरण किया था पुरकिंजे। 1839 ईस्वी में जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया। खोज किसने किया? तो डुजार्डिन ने किया। उसके बाद आता है कि कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने बताया कि पादपों का जो शरीर है वो अति सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसके जस्ट एक साल बाद उनके साथी स्वान उन्होंने बताया 1839 ईस्वी में कि जो जंतुओं का शरीर होता है वो अति सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनके साथी स्वान ने बताया था। यानी जंतु के बारे में स्वान बताए और पादपों के बारे में स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक बताए। उसके बाद आता है 1855 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया उस समय कि जो नए कोशिकाओं का निर्माण होता है वो उसमें से पहले से मौजूद कोशिकाओं के टूटने से होता है। यह बात 1855 ईस्वी में बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया। उसके बाद है एंट्रांस बर्गर ने बताया 1884 में स्ट्रांसबर्गर ने बताया कि केंद्रक जो होता है ना, पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। इसका मतलब क्या है? यानी केंद्रक से ही जो कोशिका टूटकर दो भागों में बढ़ जाते हैं वो केंद्रक से ही टूटते हैं। इसीलिए उसको कहा जा सकता है कि वो पैतृक लक्षण यानी अपने वंश को बढ़ाने में भाग लेता है। इसीलिए उस केंद्रक को कहा जाता है कि पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। उसके बाद है केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उसके बाद है केंद्रक और केंद्रिका दोनों अलग अलग होते हैं। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जबकि केंद्रिका की खोज फेलिक्स फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में किया। तो केंद्रिका की खोज किसने किया? फेलिक्स फोंटाना। केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका विभाजन के बारे में अब देखिए, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, 1839 में दिया था। लेकिन कोशिका विभाजन के बारे में 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने बताया। कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया? तो फ्लेमिंग ने बताया। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो रिचर्ड अल्टमान ने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन उन्होंने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। और फिर 1897-98 ईस्वी के दौरान बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। हुआ क्या कि रिचर्ड अल्टमान ने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा, उन्होंने कहा इसे बायोब्लास्ट। यानी कह सकते हैं कि रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? तो बायोब्लास्ट कहा।
लेकिन 1897-98 के दौरान उनके एक वैज्ञानिक थे बेंडा, जिन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। उसके बाद आता है कि अब आइए कोशिका का सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म, जिसका एक आकार पूछे तो पूछता है सूक्ष्म कोशिका का आकार कितना होता है। तो सूक्ष्म कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन होता है, जो कहाँ पाया जाता है तो माइकोप्लाज्म जीवाणु में पाई जाती है। उसके बाद आता है सर्वाधिक बड़ी कोशिका। तो सर्वाधिक बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, जिसका माप लगभग 170 मिलीमीटर होता है। लेकिन वहीं अगर मानव शरीर में देखा जाए तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो वो होता है स्त्री का अंडाशय, वो सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटी कोशिका देखा जाए तो वो होता है पुरुष का गुणसूत्र, जो सबसे छोटी होता है। उसके बाद आता है कि कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं तो एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यानी कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या है तो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सभी छोटे छोटे जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, ये सब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक क्या है, यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिस भी कोशिका को मतलब जिस चीज को हम देख रहे हैं उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप पेड़ पौधे आ जाएगा, आदमी आ जाएगा, ये सब मनुष्य मतलब जीव जंतु ये सब यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो जीव जंतु दिखाई नहीं देते हैं, उनकी जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है, उसके बाद चलिए जानते हैं हम कि कोशिका से विषाणु जो है ना कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। कैसे तो कहा जाता है कि वायरस जो है ना एक अपवाद है। क्यों तो वायरस एक अकोशिकीय जीव होता है, इसीलिए इसको अपवाद में रखा गया है। उसके बाद आता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या है, पूछता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 2 प्रोटीन के बीच एक लिपिड रहता है। उसके बाद आता है कि प्रोकैरियोटिक जो है ना, प्रोकैरियोटिक में विभाजन कैसे होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन होता है वो होता है विखंडन और मुकुलन के माध्यम से होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे होता है तो विखंडन और मुकुलन के माध्यम से होता है।